सिकंदर को हमें पराजित करना ही होगा। जब सिकंदर का हमला आया, एक के बाद एक पर्वत राजाओं को हराते हराते तक्षशिला भी सिकंदर की शरण में गया। उस वक्त आर्य चाणक्य ने एक निश्चय किया, एक देश को एक ही ताने बाने में बुनना पड़ेगा और एक साम्राज्य का स्वरूप देना पड़ेगा। वही चाणक्य आज की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के प्रेरणा स्रोत हैं। राजनीति शास्त्र में रुचि रखने वाले अमित शाह महज 9 साल की उम्र में उन्होंने कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ा था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि राजनीति के सियासी अखाड़े में एक दिन वो इतने मजे हुए खिलाड़ी बन जाएंगे कि लोग उन्हें ही भारतीय राजनीति का चाणक्य कहने लगेंगे। उन्होंने पहली बार कहा, राजा संविधान का प्रथम दास है, राजा राज्य का प्रथम सेवक है। उसकी शुरुआत चाणक्य ने की। आज जब मैं नरेंद्र भाई को मंच पर से सुनता हूं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, प्रधान सेवक हूं, मुझे मालूम नहीं उन्होंने आर्य चाणक्य को पढ़कर कहा है, मगर स्पिरिट एक है। इन्हीं मंत्रों के सहारे अमित शाह ने बीजेपी के एक सामान्य कार्यकर्ता से पार्टी के अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री बनने तक का सफर तय किया और बन गए बीजेपी के चाणक्य। अमित अनिल चंद्र शाह, हारी बाजी को पलटने वाले बीजेपी के चाणक्य। 24 के चक्रव्यूह को तोड़ने से पहले अब 23 के सियासी खेल में उतर गए हैं। इतने ताकतवर हो गए कि कोई अकेला लड़ना नहीं चाहता। छत्तीसगढ़ से राजस्थान तक सियासी लड़ाई में अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। वो राजनीतिक शतरंज की मोहरों को फिट करने में जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो विपक्ष की रणनीति को अपनी नीति से फेल कर पाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में 5 राज्यों में चुनाव है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तगड़ी लड़ाई है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश की सत्ता बीजेपी के हाथ में है। 2023 में बीजेपी मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, लेकिन चुनौतियां बड़ी हैं। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी का डर है, राजस्थान में एकजुटता का सवाल है, तो छत्तीसगढ़ में मजबूत चेहरे की तलाश है। स्थानीय नेताओं की गुटबाजी ने मुश्किलें और बढ़ा दी थीं। इसीलिए अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं में जान फूंकने और विपक्ष की योजना को फेल करने की प्लानिंग के साथ उतरे हैं। सवाल है अमित शाह की प्लानिंग क्या है, वो किस फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार हुई थी। कांग्रेस 114 सीटें जीतकर सत्ता में आई। बीजेपी 109 सीटों के साथ विपक्ष में बैठी। बीजेपी 2018 के चुनाव में 2013 में जीती हुई 56 सीटों पर हार गई थी। भारत माता की जय। अमित शाह के सामने हारी हुई सीट को जीतना और जीती हुई सीट को बचाना बड़ी चुनौती है। बीजेपी ने प्लान के तहत सबसे पहले हारी हुई 39 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। दूसरी लिस्ट में भी 39 उम्मीदवारों के नाम थे। सेकंड लिस्ट में ही अमित शाह ने जीत का फॉर्मूला डाला। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर समेत सांसदों को मैदान में उतार दिया। तीनों वो चेहरे हैं जो पिछले 4.5 सालों में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे रहे हैं। जब भी शिवराज सिंह चौहान को बदलने की बात हुई है तो इन्हीं तीनों ही चेहरों को हमने सबसे आगे देखा है। इन तीनों ही चेहरों को टिकट देकर अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि उनके पास मुख्यमंत्री के 3 चेहरे इस बार चुनाव मैदान में हैं और बीजेपी मध्य प्रदेश में सीधे तौर पर मुकाबला करना चाहती है कांग्रेस का। बीजेपी शिवराज सिंह के नेतृत्व से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है और उनको लग रहा है कि शिवराज सिंह के नेतृत्व वाली जो भाजपा सरकार है उसको संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में अमित शाह मैदान में उतरे हैं और तीनों राज्यों को अपने तरह से संभाल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान एमपी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 2023 के चुनाव में चेहरा होंगे या नहीं, बीजेपी ने अभी इसका खुलासा नहीं किया है।
इसके पीछे एक रणनीति बताई जा रही है। मैदान में 3 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसदों के आने से विपक्ष का समीकरण भी बदलने लगा है, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते की मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ी पहचान है। हम सभी जानते हैं कि सर्वे जो खुद अमित शाह ने कराया उसमें बीजेपी टक्कर में है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन टिकटों के बंटवारे के बाद दूसरी लिस्ट ने काफी मुकाबला करीबी कर दिया है और बीजेपी काफी वहां पर अच्छी स्थिति में आ गई है। अमित शाह और उनके पीछे नरेंद्र मोदी तो हैं ही, ये लोग मिलकर विधानसभा चुनाव की लिस्ट बनाने के साथ साथ लोकसभा के कैंडिडेट भी तय कर रहे हैं। इन दोनों को मिलाकर इनके नाम तय हो रहे हैं और इनका टारगेट हो सकता है कि विधानसभा होने के बजाय लोकसभा हो, जिसमें इनको बहुमत पाना अधिक जरूरी है। इंदौर में बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की पकड़ है। जबलपुर पश्चिम सीट फिर से बीजेपी के खाते में लाने के लिए सांसद राकेश सिंह को उतारा गया है। सतना से 4 बार के सांसद गणेश सिंह को गढ़ जीतने का जिम्मा मिला है। सीधी में पेशाब कांड से बनी छवि को सुधारने के लिए सांसद रीति पाठक को मैदान में उतारा गया है। होशंगाबाद के सांसद उदय प्रताप सिंह को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ये ऐसे चेहरे हैं जो अपने इलाके में खासा प्रभाव रखते हैं और बाजी पलटने में माहिर हैं। गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य बुद्धि और नीति पर मुझे कोई संदेह नहीं है। बीजेपी के भीतर और बाहर भी वे सफलता की गारंटी माने जाते हैं, लेकिन कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार के बाद उनके फैसले लेने पर सवाल उठे हैं। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वर्किंग कर रहे हैं, ये बताता है कि आने वाले दिनों में वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक और राजनीतिक जो उसकी जो रचना है वो बड़ी अलग है। वो कोई एक भाषा से जुड़ा हुआ गुजरात की तरह का राज्य नहीं है जहाँ भाषा के जरिए किसी को बांधा जा सके। तो इसलिए बड़ा मुश्किल होता है कि बुंदेलखंड में और मालवा में और विंध्य के क्षेत्र में एक ही व्यक्ति का प्रभाव हो। तो वहां पर अमित शाह की कामयाबी को मुझे लेके संदेह है। राजस्थान में बीजेपी आंतरिक कलह की वजह से परेशान है, लेकिन वसुंधरा राजे से अमित शाह की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी ने पूरी अपनी रणनीति बदल दी है और जो जयपुर की जो बैठक उसमें अमित शाह थे, जेपी नड्डा थे, अरुण सिंह थे, संतोष जी थे और सब मिला के 15 लोगों ने जो मंथन किया वो ये है कि कम से कम भाजपा जो है वो राजस्थान में बहुत आश्वस्त नहीं और नई स्ट्रेटेजी से कांग्रेस का मुकाबला करने की तैयारी कर रही है। 70 साल की वसुंधरा राजे राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं। सिंधिया रॉयल फैमिली की सदस्य हैं। राजस्थान की पावरफुल नेता हैं। राजपूत और जाट समाज में उनकी गहरी पैठ है। कई महीनों से वसुंधरा की नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अमित शाह ने एक ही झटके में खेल बदल दिया। राजस्थान में अमित शाह जी का ऐसा कहा जाता है ये सब सियासी कयासाराइयां होती है, तो अधिकृत चीज नहीं है। दरअसल वसुंधरा राजे सिंधिया के अलावा कोई विकल्प देख रहे हैं और अगर वहां के ऊपर भाजपा वसुंधरा राजे को दरकिनार करके, महारानी को दरकिनार करके एक सत्ता में वापसी करती है तो अमित शाह के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। राजस्थान जीतने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह दिन रात एक कर रणनीति बना रहे हैं। मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी कमजोर सीटों पर मंत्रियों और सांसदों को उतारने की तैयारी है। जिस तरीके से कोर कमेटी की बैठक में अमित शाह ने सभी को ये संदेश देने की कोशिश की है कि राजस्थान में किसी भी गुट का हो कोई उम्मीदवार, अगर वो जिताऊ है तो उसको टिकट मिलेगा। कहा जा रहा है कि राजस्थान में अमित शाह कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर रहे हैं और कुछ अलग तरीके के बदलाव राजस्थान के आने वाले दिनों में जो लिस्ट आने वाली है उसमें हमको दिखेगा। छत्तीसगढ़ में भी इस बार चुनौतियां बड़ी हैं। रमन सिंह के बाद बीजेपी मजबूत चेहरे की तलाश में है। अमित शाह दोबारा सत्ता में आने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसीलिए पिछले 70 दिनों में 4 बार छत्तीसगढ़ का दौरा किया और कांग्रेस की बघेल सरकार को घेरा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तैयारियां जो हैं उसके खिलाफ अमित शाह का प्लान तगड़ा है। सांसदों को विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में उतारना ऐसा पहले नहीं हुआ था, कम से कम इस इलाके में तो नहीं हुआ था। सवाल है, क्या अमित शाह बाजी पलट देंगे?
क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बना पाएगी? जब जब ये सवाल उठे, अमित शाह ने जीत हासिल कर उनका जवाब दिया। विपक्ष अमित शाह के व्यक्तित्व से डरता है। विपक्ष को लगता है कि ये आदमी स्ट्रेटजिस्ट है, ये आदमी जो ठान लेता है वो करवा लेता है, कर लेता है, मोटिवेट कर लेता है, तो उनको ऐसे व्यक्तित्व से डर लगता है। 2014 से अब तक अमित शाह कई बार ये साबित कर चुके हैं कि चुनाव जीतने की उनकी स्ट्रेटजी का तोड़ किसी के पास नहीं है। ऐसे में सबके मन में यही सवाल है कि 2024 में अमित शाह कौन सा नया दांव चलने वाले हैं। जब एक तरफ दर्जन भर से ज्यादा विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश में लगे हैं, तब अमित शाह क्या कर रहे हैं? अमित शाह ने नांदेड़ में सिखों के वहां से जो गुरुद्वारा से प्रचार शुरू किया, नड्डा जी तिरुपति गए और नरेंद्र मोदी पुष्कर गए। तो आप देख सकते हैं कि विविध धर्मों के साथ लेके और विविध धर्मों के जो सिंबल है उनको लेके ये इस बार का चुनाव की पहली कदम शुरू रखी है बीजेपी ने। चुनावी चाणक्य अमित शाह किस तरह काम करते हैं, इसकी एक छोटी सी झलक है। कर्नाटक में मिली हार के बाद बीजेपी बिना देर किए आगे की तैयारियों में जुट गई। ये तस्वीरें बीजेपी हेडक्वार्टर में चली मैराथन मीटिंग्स की हैं। दरअसल सामने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव। 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए खास इस मायने में भी है क्योंकि अगर जीते तो नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी लगातार 3 चुनाव जीतने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए अमित शाह ने खुद चुनावी तैयारियों की कमान संभाल ली है। दरअसल कर्नाटक की हार के बाद आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के एक लेख में बीजेपी की रणनीति पर सवाल उठाते हुए ये कहा गया कि स्थानीय मुद्दों को छोड़ने और कमजोर स्थानीय नेतृत्व के कारण बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अब कह सकते हैं कि आने वाले दिनों की घंटी है, बज गई। 9 साल के कार्यकाल में पहली बार आरएसएस ने उंगली उठा दी। ये सीधा अटैक है अमित शाह जी पे, ये सीधा अटैक है मोदी जी पर। अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वो बोलते कम हैं और करते ज्यादा हैं। चुनौती जितनी बड़ी हो, जोखिम जितना ज्यादा हो, फैसले लेने की उनकी क्षमता और आत्मविश्वास उतना ही बढ़ जाता है। इसीलिए जिस दक्षिण से बीजेपी का सफाया हुआ, उसी दक्षिण में घुसकर वो 2024 की जीत का शंखनाद कर रहे हैं। 2024 में फिर से एक बार 300 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी सरकार बनने वाली है। चाणक्य नीति पर चलने वाले अमित शाह ने केंद्र की राजनीति के 10 साल के सफर में कई बार बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को चौंकाया है। उन्होंने साबित किया कि वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। प्रभारी बनने के बाद मैं पहली बार उत्तर प्रदेश आया हूं। 2014 में देश में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, उसकी मजबूत नींव फिर से एक बार यूपी से डाली जाएगी। 2013 में जब अमित शाह को पार्टी महासचिव बनाकर देश के सबसे बड़े राज्य यूपी का प्रभार सौंपा गया, तब यूपी में बीजेपी 4थे नंबर की पार्टी थी। लोकसभा में उसकी सिर्फ 10 सीटें थीं। ऐसे में अमित शाह के उस दावे पर यकीन करना मुश्किल था कि 2014 में बीजेपी की जीत का रास्ता यूपी से निकलेगा। उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उत्तर प्रदेश जैसे घोर राजनीतिक राज्य में बाहरी होने के बावजूद उन्होंने वोटरों तक पहुंचने से लेकर टिकटों के बंटवारे तक का जिम्मा खुद अपने हाथ में लिया। राज्य की 80 लोकसभा सीटों को 21 क्लस्टर्स में बांटा। जातियों में बटे राज्य में नरेंद्र मोदी की इमेज को लार्जर देन लाइफ बनाई। नतीजा ये हुआ कि जिस यूपी की सत्ता से 17 साल से बीजेपी बाहर थी, उसी यूपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 80 में 73 सीटें दी, जिसके दम पर बीजेपी को पहली बार केंद्र में बहुमत मिला।
तभी अमित शाह को पहली बार बीजेपी का चाणक्य कहा गया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस जीत का क्रेडिट शाह को दिया। राजनाथ सिंह जी इस टीम के कैप्टन थे और उनकी कैप्टनशिप में ये विजयश्री को प्राप्त किया है। और इसके मैन ऑफ द मैच श्री अमित भाई शाह थे। अमित भाई राष्ट्रीय टीम में ना आए होते, उत्तर प्रदेश का उनको प्रभार न मिला होता, तो शायद देश उनकी शक्तियों से परिचित नहीं हुआ होता। उस वक्त तक गुजरात में मोदी के सबसे करीबी और भरोसेमंद रहे अमित शाह इस ऐतिहासिक जीत के साथ दिल्ली में भी मोदी के लेफ्टिनेंट बन गए। जीत के मैन ऑफ द मैच को टीम बीजेपी का कैप्टन बना दिया गया। सरकार के मुखिया मोदी और पार्टी के मुखिया शाह। अमित भाई को बहुत निकट से देखा भी है, जाना भी है, और मुझे विश्वास है कि पार्टी ने उन्हें जो दायित्व दिया है उसको वो भली भांति निभाएंगे। 49 साल के अमित शाह बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष बने। अटल और आडवाणी वाली बीजेपी का ये नया दौर था। उस वक्त शाह के सामने चैलेंज था 2014 में मिली जीत के मोमेंटम को बनाए रखना। हम आत्मसंतुष्टि में न रहें। संतोष से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। विजय की और संगठन के विस्तार की भूख बढ़ाने से ही हमारे काम का विस्तार होगा। हरियाणा जैसा राज्य जहां बीजेपी को कभी 5 से ज्यादा सीटें नहीं मिली, वहां 2014 में अमित शाह की स्ट्रेटजी से बीजेपी को 90 में से 47 सीटें मिली और पहली बार वहां बीजेपी की सरकार बनी। इसी तरह त्रिपुरा, असम, महाराष्ट्र और मणिपुर में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना। मेघालय, नागालैंड, सिक्किम में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा बनकर बीजेपी ने उत्तर पूर्वी राज्यों में अपनी पैठ बनाई। और सबसे बड़ी जीत मिली उत्तर प्रदेश में, जहां 17 साल बाद बीजेपी का वनवास खत्म हुआ और 3/4 बहुमत के साथ बीजेपी को जीत मिली। बीजेपी के चाणक्य ने जीत का ये सिलसिला थमने नहीं दिया। 2019 में 2014 से भी बड़ी लकीर खींची। 303 सीटें जीतकर बीजेपी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। इस जीत के पीछे मोदी सरकार का 5 साल का काम और अमित शाह की 5 साल की मेहनत थी। ये विजय जो है भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर हर स्तर पर काम करने वाले 11 करोड़ कार्यकर्ताओं के परिश्रम की विजय। अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वो जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं उसे पूरी शिद्दत के साथ पूरा करते हैं। जबरदस्त मेहनत और कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बने रहने की क्षमता अमित शाह को इस वक्त के तमाम नेताओं से अलग करती है। अमित शाह जब मैदान में उतरते हैं तो अपनी योजना लेके, उनके पास पूरी टीम है, उनके पास सर्वे का, उनके पास उनका रिसर्च होता है, उनके पास शक्ति होती है, साधन होते हैं। और जब वो मैदान में उतरते हैं तो बात कुछ और होती है, और बात जब कुछ और होती है तो तख्ता पलटने की ये सब बातें आती है और चुनौतियां बढ़ जाती हैं किसी भी पार्टी को जो सत्ता में। ऐसे में न सिर्फ मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ बल्कि 2024 में मोदी की सत्ता को चुनौती देने वाले विपक्ष को जीतने के लिए न सिर्फ मोदी जैसी लोकप्रियता वाला नेता बल्कि अमित शाह जैसा कुशल रणनीतिकार भी ढूंढना होगा।